हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया धमाकेदार एपिसोड ऑफ मुशोको टेंसाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके सीजन 3 के एपिसोड 8 के बारे में। भाई वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एनिमे जो कि अभी करंटली रन कर रहे हैं रीज़ीरो मुशोको टेंसाई। मजा ही आ रही है यार इनको कवर करने में। एंड जो लोग वेट कर रहे थे ना कि आयरिस आएगी, ऑस्ट्रेड कब आएगा या फिर बहुत सारा एक्शन हमें देखने को कब मिलेगा, तो बस भाई तुम लोग का इंतजार खत्म हो चुका है। अब जो यहाँ पे आर्क चालू होने वाला है ना, ये सब कुछ बेहतरीन कर देगा। एंड अभी तो हम लोग सिर्फ 8वें एपिसोड पे हैं भाई लोग। वैसे इससे पहले एपिसोड नहीं देखें जाके देख लो, ठीक है, चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड जो बाकी एपिसोड्स आने वाले हैं वो और भी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं, तो उसके लिए भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आप में से 85% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हैं, ये तो गलत बात है ना यार। 2 सेकंड लगता है सब्सक्राब करने में। मैं सबसे पहले मुशोको टेंसाई डालने की कोशिश करता हूँ, मतलब उसका एपिसोड, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब एक लाइक तो डिजर्व करता ही हूँ। बाकी तुम लोग बताना कितने एक्साइटेड हो इस वाले आर्क के लिए। अभी हम लोग बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, बात करते हैं एपिसोड के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे सभी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। वैसे जगह कुछ खास अच्छी दिख रही नहीं होती है। इसकी हालत देख के रूडी पूछता भी है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। जहाँ बताया जाता है कि इसी जगह पे कुछ ह्यूमंस ने डीमन से लड़ाई की थी उस वॉर के दौरान, और एट द एंड जब उनका पूरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया और ये पूरा जो फोर्ट था ये टूट गया। तो रूडी बताता है कि अपना जो आर्म्ड ड्रैगन किंग है वो हीरो था लाप्लास वॉर का, और अपने बारे साथियों की मदद से उसने जो है जो एशियन फ्लाइंग फोर्टेस है ना, जो कि उड़ रहा है आसमान में, उसको रिपेयर किया। एंड लाप्लास को लेके वो लोग उसी फोर्टेस में चले गए जो कि उड़ रहा है। एंड उसके बाद से ही लोगों ने आर्म ड्रैगन कैलेंडर यूज करना चालू किया उन्हीं को सम्मान देने के लिए। जहाँ पे प्रिंसेस एरियल आके नाना होशी को थैंक यू बोलती है कि नाना होशी ने इन लोगों को भी उनके साथ आने दिया। नाना होशी बोलती है ये तो मैंने सिल्फी के कहने पे किया है। जिसके बाद ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक स्टोन रखा होता है। नाना होशी कुछ तो निकाल कर उसके अंदर फूंक मार रही होती है। एंड अचानक से आसमान से चमकता हुआ एक आदमी उसी स्टोन के बगल में आके खड़ा होता है, जो कि अपना नाम अलमानफी द रेडिएंट बताता है। इसी आदमी को देख के अपने रूडियस को ये याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो कि उस दिन जब रेगियस का नाम आया था ना तब आ गया था। जहाँ पे नाना होशी इस आदमी से बोलती है कि हम लोग थोड़े ज्यादा आ गए हैं, तो ये आदमी बताता है कि नहीं नंबर कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए, बट डीमंस दिक्कत है। मतलब यहाँ पे रॉक्सी की बात चल रही होती है, जहाँ पे अलमानफी बताता है कि कैसे हमारे जो किंग है वो दयालु हैं और दरिया दिल तो है, लेकिन अब डीमन लोगों को तो देखना ही पड़ेगा ना भाई। जहाँ पे रॉक्सी बोलती है कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीजों की आदत है। जहाँ पे रूडियस कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई वहां से चीज लेके आ जाऊंगा रॉक्सी। बट रॉक्सी कहती है वापस आने के बाद मुझे बस गले लगा लेना, मेरे लिए उतना ही काफी है। जिसके बाद सभी को हाथों में एक चीज दी जाती है, जो कि अलमानफी बोलता है कि अपने हाथों में बस पकड़ के रखो तो तुम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अचानक से ये चीज ग्लो करती है और एक करके सब जो है यहाँ पे गायब होने लग जाते हैं। एंड अगले ही पल ये लोग कहीं पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे रूडी सोचता है क्या ये पेरुगियस का टेलीपोर्टेशन मैजिक है। जिसके बाद ये लोग साइड वाइड में देखते हैं तो भाई ये लोग हवा में होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं। एंड फाइनली ये लोग उस उड़ते हुए फोर्ट्रेस पे पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं, फिर एक और बंदी को देखते हैं, जो कि इन लोग को पूछता है कि आखिरकार तुम लोग को यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है, चलो मैं तुम लोग को यहाँ पे गाइड करता हूँ। वैसे जो लेडी होती है जो कि बहुत ज्यादा ही किसी बर्ड की तरह लग रही होती है, उसका नाम सिल्वरिल होता है, जिसे हम बर्ड गर्ल ही कह देंगे भाई, ठीक है। जिसके बाद ये लोग उसके पीछे पीछे चलना चालू कर देते हैं। नाना होशी इससे अपने बर्ड गर्ल को हाय हेलो बोलती है, एंड ये बर्ड गर्ल भी उनको हाय हेलो बोलकर उनकी तबीयत के बारे में पूछती है क्या वो सही है कि नहीं। वैसे यहाँ का व्यू काफी ज्यादा लाजवाब होता है, जो कि हर किसी को बहुत बेहतरीन लग रहा होता है। जहाँ पे अचानक से रूडी के साथ कुछ होता है, जिसपे ये अपनी बर्ड गर्ल सिल्वरिल कहती है कि अरे मैं तुमसे क्या एक सवाल पूछूं, क्या ये जो मैन गॉड नाम है तुम इससे कुछ फेमिलियर हो या कुछ जानते हो इस चीज के बारे में। जहाँ पे सिल्फी आंसर देती है नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, हम किसी को नहीं जानते हैं ऐसे किसी को। जहाँ पे रूडी तो कुछ नहीं बोलता है, ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद फाइनली ये लोग गेट पे पहुंचते हैं, जहाँ पे सिल्वरिल बताती है कि अब तुम लोग जो है किंग से मिलने वाले हो, वो बहुत दयालु है, बहुत ही महान है, लेकिन उनके सामने कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम मत करना, ठीक है। एंड फाइनली हमारी एंट्री होती है इसके बाद थ्रोन रूम के अंदर। भाई नजारा कुछ ज्यादा ही बेहतरीन सा होता है, जहाँ पे किंग जो है खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि कैसे वो आर्म ड्रैगन किंग पेरुगियस डोला है। जहाँ पे किंग डायरेक्टली नाना होशी से ही बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ अगर तुम यहाँ पे लौट आई हो तो इसका मतलब तुमने समनिंग मैजिक के बारे में कुछ जान लिया होगा या फिर कुछ नया डिस्कवर किया होगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा। नाना होशी कहती है हाँ मेरे पास कुछ तो है, लेकिन शायद मेरे मेजेस्टी मतलब आपकी उम्मीदों पे वो शायद खरा न उतरे, ऐसा हो सकता है। बट किंग कहते हैं कि नहीं यार, छोटी जीत भी जीती होती है। नाना होशी बोलते ठीक है, तो जैसा आपने कहा था कि आप मुझे इसमें गाइड करेंगे समनिंग मैजिक के अंदर, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया हुआ था, तो मुझे उस चीज की उम्मीद है। जिस पर किंग बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। जब किंग ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे साथ काफी लोग आ चुके हैं, जिसमें नाना होशी बोलती है कि हाँ इन लोगों ने मेरे रिसर्च में मेरी मदद की है, तो शायद इन लोगों को कुछ हमारे महाराज की तरफ से रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। जिसके बाद एरियल आके खुद को इंट्रोड्यूस कराती है किंग को, वो बताती है कि वो प्रिंसेस है असुरा किंगडम की। जहाँ पे किंग पूछते हैं अच्छा तो तुम कहीं यहाँ पर इस उम्मीद से नहीं आई हो कि तुम्हें हमारा साथ मिल जाए अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। एरियल बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो वर्ल्ड हीरो है ना हमारे, उनका बस एक ग्लिम्स लेना था मुझे। बट किंग बोलता है नहीं तुम अपना मोटिव मुझसे छुपा नहीं सकती हो। किंग आगे बोलते हैं चलो ठीक है, तुम यहाँ तक आई हो इसका मतलब तुम्हारे अंदर उस चीज को लेके जो तुम चाहती हो फेथ तो है, मतलब तुम्हारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट तो है, तो तुम मेरे फोर्ट्रेस में रुक सकती हो। जिसके बाद किंग डायरेक्टली रूडी से पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम कौन हो भाई। रूडी कहता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं रूडियस ग्रेराइट हूँ। जहाँ पे किंग रूडियस का नाम सुन के ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे टेलीपोर्ट करना ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ा भाई, मुझे डाउट भी है कि अगर तुम रेजिस्ट करते तो शायद मैं तुम्हें टेलीपोर्ट भी ना कर पाता। अब इस चीज के रूडियस सॉरी बोलता है, लेकिन किंग आगे बोलते हैं कि जो तुम्हारी माना है ना वो मुझे लाप्लास की याद दिलाती है,
लेकिन हाँ मुझे उससे बहुत ज्यादा प्रेम तो नहीं है, तो इसे यहाँ पे यूज मत करना। रूडियस कहता है हाँ क्यों, मैं ऐसा क्यों ही करना चाहूंगा। बट नाना होशी बोलती है कि रूडियस ने उसके रिसर्च में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो नाना होशी रिक्वेस्ट करती है कि किंग जो है रूडी को थोड़ा सा और अच्छे से ट्रीट करे और दयालुपन से थोड़ा ट्रीट करे। किंग कहता है चलो ठीक है, तो मैं दयालुपन दिखाई देता हूँ, तो बताओ रूडी, नाना होशी की मदद करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, पावर? रूडी कहता है अगर आपने पूछ लिया तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। और रूडी अपनी माँ के इलनेस के बारे में ही पूछता है ऑफ कोर्स। किंग कहते हैं कि हाँ मैंने कुछ तो सुना है कि कुछ ऐसी एशियन भूल भुलैया हैं जिनके अंदर लोग फंस जाते हैं एंड वो चीज उनके दिल की तरह काम करती है। जहाँ पे मतलब अपनी जिन्नत फंसी नहीं थी वहीं पे, और जो वहाँ पे दिल बन जाते हैं मतलब उस जगह पे उनको माना बहुत ज्यादा ही इफेक्ट कर देती है और वो अपनी मेमोरीज लूज कर जाते हैं, जो कि जिन्नत के साथ हुआ है। और तो और उनके अंदर इस कांड के बाद अच्छी खासी पावर्स भी आ जाती हैं। तो रूडी पूछता है कैसी पावर्स? किंग बताते हैं कि जिन्हें तुम मतलब कर्स्ड या फिर ब्लेस्ड चाइल्ड कहते हो ना, वैसे ही कुछ, और मुझे इससे ज्यादा पता भी नहीं है, लेकिन मुझे शायद एक वुमन के बारे में पता है जिनके पास शायद ऐसी ही दिक्कत है। किंग डायरेक्टली इशारा करते हैं एलिना पे ऊपर, जहाँ पे किंग बताते हैं कैसे उनके दोस्त ने एलिना को रेस्क्यू किया था उसी जगह से 200 साल पहले, जिसके लिए एलिना हाँ भी बोल देती है। और किंग पूछते हैं तो फिर तुमने रूडी को बताया क्यों नहीं भाई, और तुम दोनों साथ में आए हो तो मुझे लगा तुम लोग को पता होगा भाई। एलिना थोड़ा यहाँ पे सोच में पड़ी होती है, बट एलिना जो है माफी मांगती है रूडियस से कि कैसे वो बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाई ये चीज बताने के लिए रूडियस को। रूडी कहता है ठीक है, बाद में मुझे पूरी स्टोरी बताना इसके बारे में। जिसके बाद किंग कहता है अच्छा तुम लोग बाकियों का क्या, तुम लोग बाकी क्या कर रहे हो? जिसके बाद जोनाबा कहता है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जोनाबा खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। जब किंग पूछ लेते हैं अच्छा तो तुम प्रिंस हो, तो इसका मतलब तुम भी थ्रोन की मदद लेने आए हो क्या यहाँ पर? जोनाबा कहता है ऐसी चीजों में मेरा इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन मेरे हाथ में जो ये चीज है इसके ऊपर जो निशान बना है ये आपके जो गेट हैं, वॉल्स हैं, उन पे बनी हुई चीजों से रिजेंबल करता है, तो क्या आप इसे जानते हैं? किंग कहते हैं हाँ मुझे पता है, ये बिलोंग करता है मैड किंग से, मतलब मैड ड्रैगन किंग से, जिसका नाम काओस था। जोनाबा कहता है तो फिर ये किंग कहाँ मिलेंगे मुझे? फिर बताते हैं कि नहीं वो मर चुके हैं। ये सुन के जोनाबा एकदम सरप्राइज होता है भाई। किंग आगे बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है कि वो कैसे मरा, बट सदियों पहले वो मर चुका है और इसका कोई सक्सेसर है भी कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता है, लेकिन मुझे ये बताओ ये चीज तुम्हें मिली कहाँ? जोनाबा बताता है उसे सारिया सिटी के अंदर, जो कि सिटी ऑफ मैजिक है। एंड इसके बाद दोनों ही मतलब किंग भी और जोनाबा भी वो क्राफ्टमैनशिप की बात करने लग जाते हैं, माइन्यूट डिटेलिंग्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो किंग ये समझ जाते हैं कि हमारा जोनाबा वो आर्ट को समझता है, उसे आर्ट की परख है। तो अपने किंग कहते हैं कि मेरे जो ट्रेजर स्टोर है ना उसके अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि जुड़ी हुई हैं अपने कायोस से, तो मैं तुम्हें उसे बाद में दिखा दूंगा। और जोनाबा ये सुनकर बड़ा ही खुश होता है। जब वो सिल्फी कहती है कि चलिए मैं कुछ पूछूं आपसे, जिसके बाद सिल्फी भी खुद को इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन अचानक से जब सिल्फी खुद को इंट्रोड्यूस करा रही होती है सिरवलिल आके अपने किंग के कान में कुछ बोलती है, जिसका किंग समझ जाते हैं कि मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, रूडियस और सिल्फी। तो कहते हैं तुम दोनों लोग मुझसे सवाल पूछो, उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम दोनों का कोई बेटा है? सिल्फी बोलती नहीं हमारी एक बेटी है। किंग कहते हैं अगर तुम्हारा कोई बेटा होता है तो उसे मेरे पास जरूर लेके आना, मैं उसका नाम रखूंगा। जिसके लिए सिल्फी शायद मान जाती है और अपना सवाल पूछती है। एंड उसका सवाल मास टेलीपोर्टेशन से लेकर होता है कि आखिरकार ये हुआ क्यों था। जब किंग भी बताते हैं कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ तो पता है नहीं, पहले तो उन्हें शक हुआ था लाप्लास और उनके दोस्तों या फिर उनके साथियों के ऊपर, लेकिन मेरे पास भी ऐसी कोई पावर नहीं थी कि मैं नाना होशी को यहाँ पे सम्मन कर सकूं, ठीक है। और कई हद तक तो मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कि ये काम कर भी सकता है, जिसका मतलब ये निकलता है कि ये जो डिजास्टर हुआ था ये मैन मेड नहीं था, ये बस हो गया। किंग पूछते हैं और किसी का सवाल है? अगर नहीं है तो आप जाइए मेरे उड़ने वाले फोर्ट्रेस के अंदर मजे लीजिए। यहाँ सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि एलिना और रूडियस एक साथ बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं और एलिना तुरंत बताना चालू कर ही देती है कि 200 साल पहले उसे जो है उसी भूल भुलैया से रेस्क्यू किया गया था और उसकी मेमोरीज और इमोशन खो गए थे। जिसके बाद वो एक विलेज के पास जाती है जो कि उसे बहुत प्यार से अपने पास रख लेता है बिना किसी रिलेशन के, जहाँ पे एलिना बताती है कि उसके जो इमोशन थे वहाँ से कुछ सालों बाद तो वापस आ गए थे एंड उसने उस विलेज से एक आदमी से शादी भी कर ली थी, लेकिन उसकी मेमोरीज कभी वापस नहीं आई, लेकिन फिर भी वो खुश तो थी। और तभी वो चीजें चालू हुई, उसका कर्ज चालू हुआ, मतलब वही जो एलिना बहुत ज्यादा प्यार मचाती है ना, वही वाला कर्ज। जिसके बाद उसकी जो बॉडी है ना वो माना क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करने लगी हर एक महीने। जहाँ पहले तो एलिना को बहुत बेकार लगा था, समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो क्रिस्टल जो है घर के फाइनेंस में हेल्प कर देता था, तो उसे बाद में दिक्कत भी नहीं हुई। लेकिन एक दिन कुछ बैंडिट्स ने एलिना के हस्बैंड पे हमला कर दिया वो क्रिस्टल चुराने के लिए एंड उसके पति वहाँ पे मारे जाते हैं। जिसको एलिना डिसाइड करती है कि अपने पति की मेमोरीज को अपने पास रखते हुए वो अकेले ही जिएगी, लेकिन उसका कर्ज वो चीज अलाउ नहीं करता था, वो अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। भाई वैसे मैं यहाँ पे प्यार बोल रहा हूँ, लेकिन प्यार का मतलब तुम लोग समझ ही रहे होगे एलिना के हिसाब से प्यार क्या है। तो जो एलिना है वो गाँव के सभी मर्द के साथ सोने लग गई इसके बाद, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी। जिसके बाद विलेज ने ही उसे बाहर निकाल दिया और कुछ सालों तक तो खोई ही रही। जिसके बाद वो फाइनली एडवेंचरर बन जाती है, जो कि आज रूडी उसे जानता है और यही उसकी कंप्लीट स्टोरी है। और वो अपने कर्ज के साथ अब रहना सीख गई है और मेरे लिए अब सिर्फ क्लिफ ही है जो है। जिसमें रूडी पूछता है फिर तुम्हारी मेमोरीज कभी वापस नहीं आई? एलिना बोलती है अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है जिनित की कंडीशन मेरे से काफी ज्यादा बेहतरीन है या फिर अलग है, तो शायद वो दूसरे किसी कर्ज के अंदर है और ये सिर्फ मेरी फीलिंग है अभी के लिए तो। लेकिन रूडी सोचता है फाइनली फिर से कुछ पता ही नहीं चला उसे अपनी माँ के कर्ज के बारे में। एलिना इस चीज के लिए सॉरी बोलती है कि उसे पहले बता देना चाहिए था, बट रूडी इस बात को समझ जाता है। जिसके बाद फाइनली यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग एक जगह पे पहुंचते हैं, हमारी सिरवलिल दिखाई जाती है जो कि कहती है चलो ठीक है मैं आपको कुछ चीजें बताना चालू करती हूँ। जहाँ पे रूडी बताता है कि उसे जीनत के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, मतलब उसको कैसे क्योर किया जाए, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारी चीजें और जानने को मिली। नाना होशी की वजह से वो लोग यहाँ पे समनिंग लेसन सीख पाए। अभी के लिए उसने बेसिक
सीख ली है और भी वो सीखना चाहता है। फाइनली इनके ब्रेक का टाइम होता है, ये लोग कुछ खाने पीने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और अगर इनके हिसाब से कोई खाना यहाँ पर नहीं है तो जो अपना वो बंदा नहीं था अलमनफी, वो फिर लेके आ सकता है आसानी से, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसके बाद ये लोग खाना पीना चालू करते हैं। वैसे यहाँ पे रूडी को सोया सॉस खाने का मौका मिल रहा होता है जो कि जापान में के लोग बहुत खाते हैं एंड वो उसे मिस कर रहा होता है, उसे कहीं मिल नहीं रहा होता है ना। और भी बहुत कुछ यहाँ पे खाने को मिल रही होती है अपने रूडी को, जो कि वो खाने की क्रेविंग करता था। कुल मिला के उसे जापानीज स्टाइल का लंच मिल चुका होता है, जो कि नाना होशी भी एंजॉय कर रही होती है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिजेंबल कर रही हैं जापानीज फूड स्टाइल से। तो इवन तो नाना होशी रोने भी लग जाती है। वैसे रूडी बताता है कि कैसे उसको जापानीज फूड अभी भी याद है, तो इससे बेहतरीन फूड उसने खाया है, लेकिन ये भी कुछ बेकार नहीं है भाई। यहाँ सीन चेंज होता है, अपना रूडी पूरे फोर्टेस को घूम रहा होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। तो रूडी यही सोच रहा होता है कि भाई क्या ऐसी चीज है जो कि इतने बड़े फोर्टेस को उड़ा के रख रही है। जिसके बाद हम लोग को क्लिफ और जोनाबा दिखाए जाते हैं जो कि कुछ चीज को देख रहे होते हैं। रूडी भी वहां पे पहुंचता है एंड यहाँ पे ग्राउंड में कुछ सीढ़ियां जा रही होती हैं जो कि ये लोग सोच रहे होते हैं कि कहाँ जा रही हैं, बट क्लिफ कहता है हमें शायद इसके अंदर जाने से पहले पूछना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे नाना होशी आती है जो कि कहती है कोई दिक्कत नहीं यार, तुम लोग जा सकते हो। ज्यादातर रूम्स जो है नीचे वो लॉक्ड ही है, बट एक चीज है जिसको नहीं बंद किया गया, वो खुला हुआ है। तो ये लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं, उसके गेट के पास पहुंच जाते हैं। नाना होशी गेट खोलने वाली होती है जिसको लेके जोनाबा, रूडियस और क्लिफ एकदम एक्साइटेड होते हैं भाई। फाइनली ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वॉल्स के ऊपर बहुत सारे म्यूरल्स बने होते हैं जो कि बहुत पुराने लग रहे होते हैं। जहाँ पे क्लिफ कह रहा होता है शायद वो ऐसी स्टोरीज को जानता है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे किंग की एंट्री हो जाती है भाई, जहाँ पे जोनाबा कहता है कि आपका फ्लाइंग फोर्टेस जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, मेरी उम्मीदों पे खड़ा उतर रहा है हो, लेकिन फिर भी हमें माफ करिएगा कि हम आपसे बिना पूछे यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। किंग कहते हैं कोई बात नहीं भाई, और बात रही इस म्यूरल की तो ये मेरे टेस्ट का तो नहीं है। जोनाबा पूछता है क्या आप इसे समझाएंगे, जहाँ पे किंग बताते हैं कि जब उन्हें ये फ्लाइंग फोर्टेस मिला था तो लगभग यहाँ पे चीजें कुछ भी नहीं थी, सिर्फ ये एक म्यूरल था जो कि सही सलामत था, बाकी सब चीजें धूल मिट्टी बन गई थी। और शायद इसके अंदर जो इसके पहले लोग यहाँ पे रहते थे ना, उनकी सोच दिखती है या फिर एक तरीका जिससे वो अपने आगे आने वाले से कम्युनिकेट कर सकें। जब जोनाबा कहता है तो बहुत बेहतरीन बात हुई ना, बट किंग कहते हैं मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, कुछ तो है इसके अंदर जिसकी वजह से मुझे ये चीज बहुत ज्यादा सफोकेटिंग, चेयरलेस और सिकनेस टाइप की लगती है। तो जोनाबा कहता है चलो ठीक है फिर हम यहाँ से निकल ही लेते हैं भाई। एंड अपना जो किंग होता है वो भी कहता है अलमानफी को कि हाँ भाई जाके इनको बाकी चीजें और दिखा दे। यहाँ से सीन चेंज होता है, रात हो जाती है, हम लोग पहुंचते हैं रूडी और सिल्फी के पास, जहाँ पर सिल्फी जो थी वो एरियल के साथ ही थी, मतलब प्रिंसेस एरियल के साथ। तो प्रिंसेस एरियल ने बहुत सारी चीजें ऑफर करने की कोशिश की एज अ फ्रेंडशिप किंग को, बट किंग ने उस चीज के लिए मना कर दिया। रूडी भी कहता है कि हाँ यार वो हीरो है, उसको ब्राइब देने से क्या मतलब हमें। जिसमें रूडी कहता है कि मेरे हिसाब से अगर तुम किसी की हेल्प चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए जो कि उसको पसंद हो। सिल्फी कहती है तो अच्छी बात है, मैं एरियल को बता दूंगी। जिसका रूडी भी बताता है कि उसने दिन भर में क्या किया सिल्फी को, बट रूडी की ज्यादातर बातों में नाना होशी का जिक्र था, तो सिल्फी यहाँ पे थोड़ी सी जेलस हो जाती है। अरे यार तुम नाना होशी की बातें करते रहोगे क्या भाई, वाइफ्स और गर्लफ्रेंड का यही सीन रहता है यार, कुछ बताओ भी मत, कुछ बता दिया तो भाई वो भी एक्सप्लेन करो। तो रूडी भी यहाँ पे माफी मांग रहा होता है एंड दोनों का यही हंसी मजाक यहाँ पे चल रहा होता है। जिसके बाद गेट यहाँ पे खड़खड़ा के नाना होशी अंदर आती है, जहाँ पे नाना होशी यहाँ पे डिटॉक्स स्पेल जो था ना वो कास्ट करवाने आई होती है एंड सिल्फी वो चीज कर भी देती है। और सिल्फी यहाँ पे एडवाइस करती है कि उसकी तबीयत ज्यादा ठीक होने रही है तो उसे क्लिफ से एडवांस मैजिक के बारे में पूछना चाहिए। जहाँ पे सिल्फी डिटॉक्स तो कर रही होती है लेकिन नाना होशी खांसे जा रही होती है भाई, खांसे ही जा रही होती है और जैसे जैसे हील हो रही थी और खांसे जा रही होती है एंड अचानक से भाई वो खून की उल्टी ही कर देती है एंड नाना होशी यहाँ पे बेहोश हो जाती है। सिल्फी को लगता है उसने कुछ कर दिया एंड इसी पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था एक बेहतरीन एपिसोड ऑफ मुशोको टेंसाई। ये हुई ना बात। तो मुशोको टेंसाई फैंस अभी सब्सक्राइब कर दो वरना तुम लोग को पाप लगेगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।